गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग गृह विज्ञान में पाठ पढ़ रहे थे, वायु शुद्धता, महत्व एवं संवाहन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वायु का संगठन पढ़ लिया था, नाइट्रोजन और जो विभिन्न उसके संगठन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और विभिन्न जल वाष्प, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि शुद्ध वायु का मानव जीवन में महत्व क्या है। तो बच्चों, शुद्ध वायु जो है मानव अस्तित्व एवं उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। यानी अगर शुद्ध वायु मिलेगी तभी उसका जो है जीवन जो है वो स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और वो दीर्घ काल तक जीवित रह सकता है। मानव शरीर में वायु मुख्यतः निम्न दो प्रकार के कार्य करती है। यानी हमारे शरीर में क्या होगा, जो वायु है वो दो प्रकार के कार्य करेगी। एक तो बच्चों क्या करती है, श्वसन क्रिया के लिए में महत्वपूर्ण है, दूसरी तापमान को नियमन के लिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है श्वसन क्रिया में गैसों का लेन देन। यानी कि श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है तथा शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अशुद्ध वायु श्वास के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। इसका अर्थ ये है कि बच्चों, जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर उसे ले लेता है। उसके बाद जो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जो अशुद्ध वायु निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो हमारे शरीर से बाहर जाती है। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं एवं ऊतकों को जीवित रहने के लिए निरंतर वायु की आवश्यकता होती है। और आपको ये भी पता है कि चाहे शरीर हो चाहे कोई भी ऊतक हो, उसको जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस कारण शरीर में निरंतर ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यक होती है और इसी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की हमेशा पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है ना, तथा फेफड़ों द्वारा रक्त में प्रविष्ट होकर के रक्त परिभ्रमण के द्वारा कोशिकाओं एवं ऊतक में प्रवेश करके उनका पोषण करती है। और जो ऑक्सीजन है, पहले तो सांस लिया हम लोग, उसके बाद फेफड़ों तक पहुंची, फेफड़ों से फिर वो क्या कहते हैं, जो रुधिर है उसको जो शुद्धिकरण हो जाता है रुधिर का, फिर वहाँ से ऑक्सीजन जो है विभिन्न जो भागों में जो शरीर के पहुंचती हैं, जो रक्त लेकर के ऑक्सीजन को जाता है, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो ऊतक हैं वहाँ पे उनका पोषण भी करती है। ठीक है, कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन कार्बन से मिल जाती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जब हाइड्रोजन से मिलती है तो जल बना लेती है और वापस जो है क्या हमें वो ग्रहण करेगी, जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेगी तथा जल, और वापस जो है फेफड़ों पर ले जा करके वो बाहर निकाल देती कार्बन डाइऑक्साइड को। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में तापमान का निर्माण होता शरीर में ताप का निर्माण भी होता है। यानी हमारी जो ये क्रियाएं हो रही हैं शरीर में, इसके फलस्वरूप क्या होगा, शरीर का तापमान बढ़ेगा तथा शरीर को कार्य करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। ऊतकों में हुए ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो रही है, जो रक्त द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाती है, यहाँ से श्वसन जो है की प्रक्रिया के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो जो है शरीर के बाहर फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों से फिर नसिका द्वार के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। शरीर में उपस्थित कोशिकाएं जो हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में मृत हो जाती हैं। यानी अगर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा कोशिकाओं में तो अपने आप ही जो कोशिकाएं हैं वो मर जाएंगी, जिससे प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्राणी की मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट इसका जो क्या कहते हैं, वायु का जो प्रकार है, जो कार्य है, वो देखते हैं कि शरीर के ताप का नियमन। तो शरीर के ताप के नियमन में वायु का विशेष महत्व होता है। यानी कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली क्या होगा बच्चों, 98.6 फ़ारेनहाइट। आपके क्वेश्चन अगर आता है शरीर का तापमान क्या है सामान्यतः, तो आप लिखोगे 98.6 फ़ारेनहाइट, जबकि सामान्य कमरे का तापमान जो होता है 55 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तरह ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शरीर का बढ़ा तापमान अपने आसपास के अपेक्षाकृत कम गर्म वातावरण में घटकर सामान्य बना रहता है। यानी कि जो हमारा जो शरीर का तापमान है ये अपने आप को पूरी तरीके से कमरे के तापमान के अनुरूप करने की क्षमता रखता है। शरीर को अधिक ताप की स्थिति से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि उसके ताप में बराबर कमी होती रहे। यानी कि अगर हमारे शरीर में
क्या कहते हैं तापमान बढ़ेगा तो दिक्कत हो सकती है, बुखार आ सकता है। इसलिए इससे क्या ज़रूरी है कि हमारे शरीर का तापमान जो बराबर जो है वो बना रहे। तो ये कार्य कौन कर रहा है? ये हमारा जो कार्य है ये वायु ही करती है। शरीर के तापमान में कमी निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा संचालित होती है। पहला है बच्चों संपर्क। इसके माध्यम से ऊष्मा का लगातार निष्कासन होता रहता है। जब शरीर के तापमान से कम गर्म वायु का संपर्क त्वचा से होता है, यानी कि जब शरीर की त्वचा से जो हवा जो है टकराएगी, ठीक है, यानी कि वो ठंडी होती है, तो वह शरीर के कुछ गर्मी को अवशोषित कर लेगी और गर्मी वो अवशोषित कर लेगी। इससे क्या होगा? शरीर का तापमान जो है वो कम हो जाएगा। वाष्पीकरण यानी कि त्वचा से निकलने वाले पसीने को वायु द्वारा वाष्पीकृत कर लिया जाता है कि जब पसीना निकलता है तो जो वायु है उसको वाष्पीकृत कर देती है, जिससे शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है। क्योंकि पसीना जब वाष्पीकृत होगा तो त्वचा सूखी व ठंडी हो जाती है। आपको ठंडा महसूस होता है जब हवा चलती है पसीना निकलने के बाद। श्वास द्वारा श्वास लेने के क्रम में बाहर की हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होगा कि जो फेफड़ों में फेफड़ों में वायु पहुंचेगी और फेफड़ों में रक्त प्रवाह के माध्यम से वह गर्म हो जाती है। और क्या होगा कि जब वायु फेफड़ों में पहुंचेगी और जब क्या कहते हैं रक्त प्रवाह होगा तो उससे क्या होगा? जो वायु है वो गर्म हो जाएगी। इस तरह श्वसन क्रिया के माध्यम से जब शरीर के अंदर की गर्म वायु को बाहर निकालते हैं तब शरीर की ऊष्मा कम हो जाती है। और इसी तरीके से जब शरीर के अंदर से जब गर्म हवा निकलेगी तो अपने आप ही शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि वायु में अशुद्धियाँ उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो वायु में अशुद्धियाँ प्राकृतिक एवं मानव जाति दोनों कारकों से उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक कारकों में प्रमुखतः हैं ज्वालामुखी विस्फोट, आंधी तूफान आदि। यानी कि जो अशुद्धियाँ हमारे वातावरण में पहुंच रही हैं, यानी कि वायु में जो अशुद्धियाँ पहुंच रही हैं, उनके प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, प्रमुख कारक है ज्वालामुखी। जब विस्फोट होता है तो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ पहुंच जाती हैं वायु में। जब आंधी आती, तूफान आती, तब भी पहुंच जाती हैं। तो वायु में अशुद्धियाँ उत्पन्न करने वाले मानव जनित कारक कौन कौन से, जो मानव के कारण जो वायु में अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं वो कौन कौन सी है? तो पहला है श्वसन क्रिया। इस क्रिया के लिए वायु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यानी कि जो भी जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित है वे सभी जो है श्वसन के द्वारा जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेंगे। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी तथा वायु जो है अशुद्ध हो जाती है। फिर है पदार्थों के प्रज्वलन से। मानव द्वारा लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। जब हम किसी पदार्थ को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तथा वायु का संतुलन बिगड़ जाता है। जलने की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा बच्चों? उसमें से और दूसरी गैस भी निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये विषैली होती है, जैसे कुछ विषैले गैस भी मुक्त होती है जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। धुएं के माध्यम से निकलने वाली कार्बन, हाइड्रोजन तथा विषाक्त गैसें भी वायु प्रदूषण के कारण हैं। धुआं श्वसन क्रिया के लिए हानिकारक होता है। यानी कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है उसके कारण भी वायु जो है वो दूषित हो जाती है। फिर है बच्चों व्यावसायिक अशुद्धियाँ। कल कारखानों एवं उद्योगों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि हानिकारक गैसें इन उद्योगों से निकलकर वायुमंडल में पहुंचती हैं तथा उसे भी प्रदूषित कर देती हैं। सड़ने की क्रिया यानी साग सब्जी जो है, मृत प्राणियों के शरीर हैं, फल हैं, खराब भोजन इत्यादि के सड़ने से भी जो है बहुत सारी विषैली गैसें बच्चों निकलती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है इत्यादि गैस निकलती हैं। इन सभी गैसों में से जो हाइड्रोजन सल्फाइड है बच्चों बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि वायु में इसकी 0.1
2% मात्रा ही उपस्थित होने पर प्राणी अचेत होने लगते हैं। ये गैस शुद्ध वायु, ये गैस जो है बच्चों क्या होता है, जो शुद्ध वायु में मिलकर श्वसन नलिका एवं गले में जलन पैदा करती है। यानी कि जो ये गैस निकल रही है, इससे क्या होगा, हमारी जो सांस की नलिका है इस और गले में बहुत ही अलग प्रकार की जो जलन है वो उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट बच्चों जो कारक है वह रोगाणु। वातावरण में उपस्थित रोगाणु भी वायु में मिल करके वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये रोगाणु मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया बहुत सारे हैं जो आपके शरीर में पहुंच करके बीमारी पैदा करते हैं। इन रोगाणुओं के कारण बच्चों क्या होता है, क्षय रोग होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, खसरा होता है, इत्यादि रोग फैलते हैं। ठीक है। फिर बच्चों हैं धूल कण। वातावरण में उपस्थित धूल कण भी वायु को अशुद्ध करते हैं। ईंट, भट्टे, चूना, खनिज उत्खनन केंद्रक, गिट्टियाँ एवं चट्टान तोड़ने वाली जो जगह हैं उनमें धूल कण बहुत प्रमुख स्रोत होते हैं। इन धूल कणों से क्या होता है बच्चों, वायु जो कैसी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है और सांस लेने में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे निमोनिया है, क्षय रोग है, नेत्र विकार है, श्वसन संबंधी विकार है। ठीक है, ये बहुत सारे जो विकार है उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों परमाणु शक्ति के उपयोग। तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो प्रदूषण है वो परमाणु शक्ति के प्रयोग से होता है। परमाणु बम के विस्फोट से जो रेडियो धार्मिक फैलती है वह वर्षों तक वायुमंडल में विद्यमान रहती है। ये रेडियो धर्मिता मानव एवं वनस्पति जगत पर दुष्प्रभाव डालती है। ये क्या होता है बच्चों, ये जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, जब इनका ये फूटते हैं तो इनसे वायुमंडल में बहुत सी ऐसी रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। इससे क्या होगा कि मानव जगत को भी दुष्प्रभाव पड़ता है और वनस्पति जगत पे भी बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। बच्चों किसी भी टॉपिक को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में डाल के पूछें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।